नॉर्मली एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को क्या पूछता है, और भाई क्या हाल है, क्या चल रहा है, एंजॉय कर रहा है, कोई नई गर्लफ्रेंड बनाई या नहीं बनाई। और जब सी फ्रेंड मिलते हैं तो वो एक दूसरे को क्या बोलते हैं, भाई क्लास आ रहा है, कोई अमेंडमेंट आई है, ये सेक्शन याद करना है, ये हम पे एप्लीकेबल होगा, कैसे याद करूँ यार, कोई बुक रेफर करना, एग्ज़ाम में डेफिनेशंस भी लिखनी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और आपके हर सवाल का जवाब है सीए लेस टेक्निकल, और यूट्यूब चैनल जहां आपको हर टॉपिक मिलेंगे आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग ऑल एप्लीकेबल अमेंडमेंट्स, वो भी फन एंड इजी वे में, जो आप कभी नहीं भूलोगे। और आज का हमारा टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ जीएसटी, जिसमें एक छोटू सा अमेंडमेंट है जो हम आगे जाके कवर कर लेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने मेरी पहली वीडियोस ऑडियो वीडियोस नहीं देखी है तो आप वो भी मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ऑलराइट, लेट्स बिगिन। बिफोर वी कम इनटू अ मेन कंटेंट, हम देख लेते हैं कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो अगर हम एग्जाम में मेन कंटेंट के साथ लिखेंगे तो हमें मार्क्स भी ज़्यादा मिलेंगे और एग्जामिनर पे इंप्रेशन भी अच्छा पड़ेगा। और इसमें सबसे पहली मेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है, वो आती है रिलेटेड पर्सन की, जिसको याद करने की एक मेमोरी टेक्निक है। इट्स बेसिकली अ स्टोरी, एंड द स्टोरी इज लाइक डायरेक्टर एम्प्लॉय को पहले कंट्रोल करता था, डायरेक्टर एम्प्लॉय को कंट्रोल करता था, तो एम्प्लॉय ने डायरेक्टर को फंसा लिया, उसको अपना लाइफ पार्टनर बना लिया, एंड नाउ दे बिकम अ फैमिली। अब उन्होंने शादी करके अपनी फैमिली बना ली। अब उनको क्या होता है, इनको एक बेटा होता है जिसको वो दोनों मिलकर कंट्रोल करते हैं, बोथ ऑफ देम कंट्रोल देयर चाइल्ड। 25 साल बाद वो अपने बेटे की शादी कर देते हैं और उनके घर उनकी बहू आती है, और जो बहू अब उन दोनों को कंट्रोल करती है। तो स्टोरी क्या है कि डायरेक्टर एम्प्लॉय को कंट्रोल करता था, तो एम्प्लॉय ने डायरेक्टर को फंसा लिया, उसको लाइफ पार्टनर बना लिया, अब वो फैमिली बन गए, उनको एक बेटा होता है, बेटे को वो दोनों कंट्रोल करते हैं। 25 साल बाद वो अपने बेटे की शादी कर देते हैं, और शादी कर देते हैं, उनके घर में बहू आती है, और अब उनकी बहू उन दोनों को कंट्रोल करती है। तो हमारे मेन पॉइंट्स कैसे निकलते हैं इससे, डायरेक्टर फर्स्ट इज डायरेक्टर, डायरेक्टर एंड ऑफिसर ऑफ द कंपनी आर द रिलेटेड पर्सन, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय आर द रिलेटेड पर्सन, डायरेक्टर कंट्रोल द एम्प्लॉय, मतलब वन ऑफ देम कंट्रोल द अदर, वन ऑफ देम कंट्रोल द अदर, देन दे आर बोथ आर रिलेटेड पर्सन। Fourth one is life partner, partners in business is other related person. Fifth one is family, family other related person. Sixth one is हमारे both of them control their son, मतलब both together they control a third person. Then 25 साल बाद, मतलब 25% or more outstanding voting share. If a person holds 25% or more outstanding voting share, then he and the company are the related person. Then उनके घर बहू आ जाती है, वो उन दोनों को कंट्रोल करती है, मतलब both of them control by a third party, किसी कोई तीसरा बंदा उन दोनों को कंट्रोल करता है। ऑलराइट, बहुत सिंपल है, 8 पॉइंट है, हमारे सारे 8 पॉइंट्स हमारी मेमोरी टेक्निक में कवर हो जाते हैं। ऑलराइट, इसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन, वो है फैमिली की। फैमिली की मेमोरी टेक्निक है 10 CS, हमें सिर्फ ये याद रखना है, हमें पूरा अपना फैमिली की डेफिनेशन याद हो जाएगा और कंफ्यूजन भी नहीं रहेगी हमें बाकी एक्स से। तो C स्टैंड फॉर चिल्ड्रन, S स्टैंड फॉर स्पाउस, D स्टैंड फॉर डिपेंडेंट, C चिल्ड्रन स्पाउस, एंड D फॉर डिपेंडेंट, होली और मेनली डिपेंडेंट हु, parents, grandparents, brother, sister, parents, grandparents, brother, sister, they are the family. Alright, and family are the related person. Next our definition is pure agent, and the memory technique to pure agent is TC टिकट चेक करते वक्त कोई इंटरेस्ट रिसीव नहीं करेगा, TC टिकट चेक करते वक्त कोई इंटरेस्ट रिसीव नहीं करेगा। तो हमारे इसके की पॉइंट्स हैं, T स्टैंड फॉर टाइटल, नीदर इंटेंड्स टू होल्ड और नो होल्ड्स एनी टाइटल। Alright, second point is C contractual, C means contractual agreement, enter into a contractual agreement. Third is interest, do not use for his own interest, and the fourth one is receive only the actual amount, So our 4 main points are T title, do not hold or neither intends to hold any title to the goods. Second one is enters into a contractual agreement. Third, interest, do not use for his own interest, and the fourth one is receive only the actual amount.
Alright, now come into our main content and it start with the section 15 value of taxable supply, जिसमें हम निकालते हैं अपनी assessable value. Assessable value is a 15 letter word, so our section number is also 15. and assessable value हमारी होती है transactional value. अब transaction value क्या होती है? transaction value होती है price actually paid और payable, वेयर कंडीशन है कि सप्लायर रेसिपिएंट हमारे रिलेटेड पर्सन नहीं होने चाहिए. अगर होते हैं तो हम इसमें फिर आगे देखेंगे कि हम उस केसेस में कैसे वैल्यू निकालेंगे. प्लस हमारी प्राइस ही सोल कंसिडरेशन होनी चाहिए, मतलब कंसिडरेशन इन काइंड नहीं होनी चाहिए, फिर कोई और मोड नहीं होना चाहिए, सोल कंसिडरेशन प्राइस होनी चाहिए. ऑलराइट, बट इसमें हमें कुछ पॉइंट्स और दिए हैं कि जो चीज़ें हम और इंक्लूड करेंगे अपनी accessible value में. Also include and the memory techniques to remember this point is Otis ID, OTIS Otis ID, and this is very famous memory technique, so I'll not take much time in this technique. O stand for supplier's obligation. O stand for supplier obligation incurred by recipient not included in price actually paid or payable. T stand for taxes other than GST taxes and compensation cess. I stand for incidental expenses like packing commission etc. or any amount charged for anything done by the supplier at the time or before the supplier. S stand for subsidy other than government subsidy. I stand for interest or penalty for delayed payment. and exclude हम क्या करेंगे? डिस्काउंट. डी फॉर डिस्काउंट. एंड डिस्काउंट हमारा दो तरह का होता है कि एक तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, और एक आफ्टर द सप्लाई भी डिस्काउंट्स मिले जाते हैं. बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई जो होंगे वो हम हमेशा एक्सक्लूड करेंगे क्योंकि वो हमारे इनवॉइस में रिकॉर्ड होते हैं. बट जो आफ्टर द सप्लाई डिस्काउंट दिए जाते हैं उसमें दो कंडीशन अगर फुलफिल हो जाती है तो हम उसको उस डिस्काउंट को भी एक्सक्लूड कर देंगे. पहला कंडीशन है कि उसके लिए एग्रीमेंट होना चाहिए, एंड सेकंड इज आईटीसी रिवर्स हो जाना चाहिए. कि अगर आईटीसी रिवर्स नहीं करोगे तो आपको उस डिस्काउंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा. ऑलराइट, यहाँ पे हमारा ये चीज़ कंप्लीट हो जाती है. बट अगर कुछ केसेस में हम इसके थ्रू हम सेक्शन 15 के बेसिस पे हम अपनी एसेसिबल वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते, तो हम इसके बाद हम देखते हैं अपने कुछ रूल्स प्रिस्क्राइब्ड हैं CGST एक्ट में. वो रूल की मदद से हम अपनी एसेसिबल वैल्यू निकालेंगे. और नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा CGST रूल 2017. यू कैन से व्हेन द ट्रांजैक्शन वैल्यू इज नॉट एसेटेनेबल और द ट्रांजैक्शन वैल्यू इज नॉट रिलायबल, तब हम अपने CGST रूल्स की तरफ जाएंगे. और इस चैप्टर में सबसे मेन रूल्स जो हैं वो है रूल नंबर 27, 28, 29, 30 एंड 31. बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस रूल पे. इन सब रूल को मैंने एक स्टोरी में कनेक्ट करने की कोशिश की है. आई होप आपको समझ में आए, और अगर आपको आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. एंड ये स्टोरी है ऐसी कि एक फैक्ट्री में दो जने हैं, 30 एंड 31. 30 मम्मी है एंड 31 इस पापा, दोनों मिलके एक फैक्ट्री खोलते हैं. और उनके पास कुछ प्रोडक्ट की डिमांड आती है उनकी, और वो डिमांड कहाँ से आती है? एक तो उनके कस्टमर से आती है, दूसरी उनकी ही एक शॉप है वहाँ से आती है, और तीसरी उनकी डिमांड आती है उनके एजेंट से. ठीक है, तो जनरली जब भी आपके पास कोई डिमांड आती है तो सबसे पहले अपने कस्टमर्स की डिमांड फुलफिल करते हो. तो सिमिलरली सबसे पहला नंबर आ जाएगा 27 इज फॉर कस्टमर. कस्टमर की डिमांड पूरी करते हैं. अब कस्टमर क्या होता है कि वो जो पेमेंट करता है वो कैश में नहीं करता, वो अदर देन मनी में करता है. तो उस केसेस में जो उसने मनी में कंसिडरेशन पे किया है, उस कंसिडरेशन को हम वैल्यू कैसे करें सो दैट हम अपनी ट्रांजैक्शन वैल्यू को कैलकुलेट कर सकें. उस केस में हम अपनी ट्रांजैक्शन वैल्यू कैलकुलेट ऐसे करेंगे. हम देखेंगे सबसे पहले कि बाजार में जाके देखेंगे कि जो उन्होंने हमें काइंड में चीज़ दी है, फॉर एग्जांपल वॉच दी है, तो उस वॉच की मार्केट में वैल्यू कितनी है. जितनी मार्केट वैल्यू हम मान लेंगे कि हमने सामान उनको उतने का ही बेचा है. ठीक है, बट फॉर एग्जाम्पल वो वॉच बहुत पुरानी थी या फिर कुछ ऐसा था कि उसकी मार्केट वैल्यू नहीं थी, तो आप फिर क्या करोगे उस केस में? देन आप देखोगे कि अगर जो वॉच है वो आप मार्केट में ले जाके बेचते हो, या फिर आप उसको मार्केट में अगर रखते हो तो मार्केट से आप कितना पैसा रियलाइज कर सकते हो, उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है आज उस वॉच की. बट इन केस की कोई उसका आपको कस्टमर ही नहीं मिलता तो आप उसकी वो मार्केट वैल्यू, मनी वैल्यू भी नहीं कैलकुलेट कर सकते. तो इन दैट केस आप क्या करते हो, उससी जैसा जो उस जैसी ही
वॉच हो उतनी ही पुरानी हो, उसी के जैसी क्वालिटी हो, उसकी वैल्यू देखते हो कि आज मार्केट में क्या चल रही है। अगर आपको वो वैल्यू भी नहीं मिलती है तो देन आप क्या करोगे, सीधा मम्मी पापा से जाके पूछ लोगे कि बता तो भाई क्या वैल्यू है और क्या वैल्यू रखनी है। अब मम्मी पापा कैसे वैल्यू बताएंगे वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अब दूसरी डिमांड आती है उनके शॉप से, उनके खुद ही की शॉप से आती है। और खुद की शॉप है तो खुद की शॉप हमेशा हमारे रिलेटेड पर्सन में आती है, ठीक है। और रिलेटेड पर्सन को अगर आप सप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली आप ट्रांजैक्शन वैल्यू उस टाइम पे हम रिलाइजेबल नहीं मानते हैं, और इसलिए हम रूल नंबर 28 की तरफ मूव ऑन करेंगे और हम देखेंगे इसमें हम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, अपनी जो सप्लाई है उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो वही है, जो हमने सामान बेचा है उसकी आज की मार्केट वैल्यू देख लेंगे कि अगर वो हमसे नहीं खरीदते हैं, हमारी शॉप जो खुद की शॉप है वो अगर हमसे सामान नहीं खरीदते तो मार्केट से खरीदते, मार्केट से कितना खरीदते, उसकी आज की वैल्यू क्या थी। बट इन केस कि आपको मार्केट में वो प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है, आप ही उसको बनाते हो, तो उस केस में आपको ओपन मार्केट वैल्यू नहीं मिल सकती। तो आप क्या करोगे, फिर उसी जैसा जो सामान है जो मार्केट में ऑलरेडी सेल हो रहा होगा उसकी प्राइस देखेंगे कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, उस प्राइस के हिसाब से आप अपनी वैल्यू निकाल दोगे। यहाँ पे आप मनी वैल्यू नहीं देख सकते क्योंकि यहाँ पे कंसिडरेशन है ही नहीं, तो आप मनी वैल्यू भी नहीं देख सकते, और होगा भी तो भी नहीं देख सकते क्योंकि वो रिलायबल वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है कि आपको उसके जैसी काइंड एंड क्वालिटी वाली चीज़ नहीं मिलती है, तो आप उसके बाद क्या करोगे, डायरेक्टली वही सिमिलर अपने सीधा मम्मी पापा से जाके पूछ लोगे कि इसकी वैल्यू क्या है। और मम्मी पापा कैसे वैल्यू बताएंगे वो हम देखेंगे आगे जाके, ठीक है। इसमें दो एक्सेप्शन हमें दे रखे हैं। वो एक्सेप्शन ऐसे हैं कि अगर जो सामान बेचा है वो फर्दर सप्लाई किया जा रहा है, फर्दर सप्लाई किया जाएगा, तो इन दैट केस हम वैल्यू ले लेंगे 90% ऑफ द लाइक काइंड एंड क्वालिटी। जो उसी जैसा सामान बेच रहा होगा, मान लो हमने फैक्ट्री ने बेचा सामान, अपने बेटे को बेचा, तो जो उसका बेटा है वो आगे अपने कस्टमर को किस वैल्यू में, वही जैसा सामान, उसी जैसा सामान आगे अपने कस्टमर को कितने में बेचेगा, तो उसका 90% हमारी हो जाएगी वैल्यू। यहाँ पर हमारी वैल्यू हो जाएगी 90%, ट्रांजेक्शन वैल्यू हो जाएगी 90% ऑफ द लाइक काइंड एंड क्वालिटी गुड्स चार्ज बाय द रेसिपिएंट टू हिज कस्टमर, बट वो रिलेटेड कस्टमर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें एक एक्सेप्शन और है कि अगर जो उन्होंने अपने सामान अपने बच्चे को बेचा है वो फुल आईटीसी उस पर क्लेम कर सकता है, तो वैल्यू उस केस में हो जाएगी जो भी वो वैल्यू बताना चाहे वो 0 बताए, 1 बताए, 2 बताए, कितनी भी वैल्यू बताएगा उसी को हम मान लेंगे कि वही ओपन मार्केट वैल्यू है और उसी पे हम अपनी ऐसे वैल्यू एसेस कर देंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि और प्रोडक्ट बच जाते हैं, तो जो एजेंट से डिमांड आई होती है उसको उसकी डिमांड पूरी करते हैं, और डिमांड जो पूरी करते हैं उसके बदले उनको कंसिडरेशन नहीं मिलता है, तो उस केस में वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, अपनी ट्रांजैक्शन वैल्यू कैसे निकालेंगे। सबसे पहले वही सेम है, ओपन मार्केट वैल्यू निकाल देंगे। सेकंड मनी वैल्यू इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं आ सकती क्योंकि यहाँ पे कंसिडरेशन है ही नहीं। इसमें लाइक एंड क्वालिटी सेम हम वही देख लेंगे कि उसी जैसा सामान जो मार्केट में मिल रहा है उसकी वैल्यू क्या है, और अगर हम तभी भी वैल्यू ना निकाल पाए तो हम डायरेक्टली आस्क करेंगे अपने मम्मी पापा से। मम्मी पापा कौन है, रूल नंबर 30 एंड 31, ठीक है। यहाँ पे बहुत सिंपल है। एजेंट सबसे पहले ओपन मार्केट वैल्यू सेम, सेकेंड मनी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, थर्ड है लाइक काइंड एंड क्वालिटी, वो हम देख लेंगे, नहीं मिला तो हम डायरेक्टली पूछ लेंगे अपने मम्मी पापा से, ठीक है। अब क्या है, मम्मी पापा कैसे वैल्यू बताएंगे। जनरली आप ही बताओ, मम्मी को घर में किस चीज़ की नॉलेज होती है, मम्मी को पता होता है कि किस चीज़ में कितनी कॉस्ट लगी है, तो मम्मी किसी चीज़ को अगर वैल्यू करनी होगी मार्केट में, अपना जो सामान बना के बेचेगी वो किस बेसिस पे देखेगी, कितना खर्चा लगा, उसमें अपना प्रॉफिट ऐड कर लेंगे। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम वैल्यू कैसे करेंगे, जो जितनी भी कॉस्ट लगी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 10% ऐड करके, मतलब 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर मम्मी बता सकते हैं कि हाँ इतना कॉस्ट लगा है तो उस बेसिस पे कर लेंगे, बट अगर मम्मी नहीं बता पा रही है कि कितना प्रोडक्शन कॉस्ट आई है, तो उसके बाद हम जाएंगे अपने पापा के पास, और पापा हमेशा किस बेसिस पे वैल्यू बताते हैं, मार्केट को देख के, और बाकी रीजनेबल मीन्स मान लो कि पापा किस बेसिस पे वैल्यू बताएंगे कि जो आपने फाइनेंस जितना पैसा लगाया है, अगर वो पैसा कहीं और लगाते तो वहाँ से कितना रिटर्न आता, हमने कितना
इन्वेस्ट किया है अपना पैसा, उस पर हमें कितना रिटर्न चाहिए, तो कुछ रीजनेबल बेसिस पे। तो यहाँ पे पापा भी किस बेसिस पे बताएंगे, रीजनेबल बेसिस पे। मम्मी बताएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और सबसे पहली डिमांड कस्टमर की पूरी करेंगे तो रूल नंबर 27 उनको आ जाएगा। कस्टमर हमारा पैसा मनी में नहीं दे रहा है, काइंड में दे रहा है, तो उस केसेस में हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ओपन मार्केट वैल्यू देख लेंगे। ओपन मार्केट वैल्यू नहीं मिलेगी तो मनी वैल्यू देख लेंगे, जो उसने कंसिडरेशन दिया है वो भी नहीं पता लगा सकते तो हम उसकी जैसे सामान देखेंगे कि उसकी वैल्यू क्या है, और अगर तभी भी नहीं पता चला तो मम्मी पापा, मम्मी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 110% और पापा रीजनेबल बेसिस। सेकंड, अपनी शॉप की ही डिमांड पूरी करेंगे। अपनी शॉप मतलब रिलेटेड पर्सन को वैल्यू, जो गुड्स बेचा है उसकी वैल्यू कैसे करेंगे, पहले मार्केट वैल्यू निकालेंगे, फिर काइंड एंड क्वालिटी, फिर डायरेक्टली मम्मी पापा से पूछ लेंगे। इसके 2 एक्सेप्शंस हैं, वो है कि अगर आप फर्दर सप्लाई कर रहे हो तो 90% जो आप कस्टमर को आगे भेजोगे, बट वो कस्टमर रिलेटेड पर्सन नहीं होना चाहिए। और सेकंड ये है हमारा कि अगर जो हमने सामान बेचा है अगर वो फुल आईटीसी क्लेम कर सकता है तो जो भी हम वैल्यू डिक्लेयर करेंगे उसी को हम ओपन मार्केट वैल्यू बता देंगे। उसके बाद हम अपनी डिमांड पूरी करेंगे एजेंट की। एजेंट को हम कैसे वैल्यू करेंगे, एजेंट को जो हमने सामान बेचा उसकी सप्लाई की वैल्यू कैसे करेंगे, ट्रांजैक्शन वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले सेम ओपन मार्केट वैल्यू। सेकंड, हम मनी वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। थर्ड, काइंड एंड क्वालिटी है, नहीं तभी भी नहीं निकाल पाए तो मम्मी पापा से पूछ लेंगे। मम्मी कैसे बताएगी, मम्मी अपना वही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे बताएगी, और पापा कैसे बताएंगे, अपना रीजनेबल बेसिस पे। ठीक है, यहाँ पे हमारे ये 5 रूल बहुत इंपॉर्टेंट रूल हैं, ये खत्म हो जाते हैं। इसके बाद हमारा एक रूल आता है रूल नंबर 31A। इस पे हमारे MCQ बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें एक अमेंडमेंट है, वो भी मैं आपको बता रही हूँ। रूल नंबर ये किस बारे में है, लॉटरी, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसेस वगैरह के बारे में है। ठीक है, लॉटरी, गैम्बलिंग वगैरह के बारे में है। इसमें 2 पॉइंट्स आते हैं हमारे कि पहला पॉइंट है, अगर लॉटरी ऑर्गेनाइज करती है स्टेट गवर्नमेंट, अगर लॉटरी जो है ऑर्गेनाइज किए किसने, स्टेट गवर्नमेंट ने, तो उस केसेस में हम वैल्यू क्या लेंगे, जो लॉटरी सप्लाई की है उस लॉटरी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम लेंगे, हम मानेंगे कि उसमें हमारा GST इंक्लूसिव है, इंक्लूसिव ऑफ GST है, और GST का रेट है हमारा 28%, सबसे हाईएस्ट रेट। लॉटरी वगैरह पे मोस्टली हमेशा इनकम टैक्स में भी हाईएस्ट रेट ही होता है, तो यहाँ पे भी हम लेंगे हाईएस्ट रेट इज 28%। तो हम मानेंगे कि 28% उसमें इंक्लूड है फेस वैल्यू में। तो 100 डिवाइडेड बाय 128 ऑफ फेस वैल्यू इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। बट अगर हमें दी हुई है कि ऑफिशियल गैजेट में लिखा हुआ है कि इस लॉटरी की प्राइस ये है, तो इन डेट केस जो भी हमारी वैल्यू हायर आएगी हम उस वैल्यू को ले लेंगे, हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई, वही हमारी ट्रांजैक्शन वैल्यू बन जाएगी। अर्लियर क्या था, यहाँ पे एक केस आता था और लॉटरी रन बाय स्टेट गवर्नमेंट, और सेकंड आता था ऑर्गेनाइज्ड बाय रन गवर्नमेंट। इसके में रन में हमारा अलग रेट था और यहाँ पे हमारा रेट अलग आता था। अब ये दोनों कॉन्सेप्ट खत्म कर दिए हैं, इन्होंने डायरेक्टली लिख दिया है कि लॉटरीज ऑर्गेनाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, इन दैट केस हम डायरेक्टली मानेंगे कि 28% GST इंक्लूसिव है। ठीक है, इसमें सेकंड केस आता है कि अगर जो लॉटरी है वो ऑर्गेनाइज अदर देन स्टेट है, स्टेट ने नहीं किया, अदर देन स्टेट है, तो उस केसेस में हम अपनी वैल्यू कैसे निकालेंगे। इसमें क्या होता है कि आपको याद है जब मैं आपको पढ़ा रही थी TDS का सेक्शन, TDS की मेमोरी टेक्निक्स बताई थी आपको, उसमें मैंने आपको TDS के सेक्शंस, रेट और केस लॉ भी पढ़ाए थे। ये बताया था कि लॉटरीज वगैरह में ज़्यादा पैसा कौन इन्वेस्ट करता है, अपने बड़े बादशाह लोग करते हैं इन्वेस्ट। तो वो लोग जब लॉटरी कोई उनको सेल करेगा तो वो उनसे GST तो चार्ज करेगा नहीं, वो लोग बड़े लोग हैं, तो इसीलिए उस केसेस में हम ऐसे याद कर सकते हैं कि बादशाह लोगों से हम GST इंक्लूसिव मान के नहीं चलेंगे, हम मानेंगे कि वो सीधा 100% ऑफ फेस वैल्यू, जितनी फेस वैल्यू थी उतनी ही हमारी सप्लाई है, हम उनसे कोई भी GST अलग से चार्ज करके पहले से नहीं रख रहे हैं, या फिर जो उन्होंने अमाउंट पे किया है वो हमारा हो जाएगा हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो इन दैट केस सप्लाई ऑफ एक्शनेबल केम इन द फॉर्म ऑफ चांस टू विन, बेटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग में क्या होगी हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई, 100% ऑफ फेस वैल्यू और अमाउंट पेड। और जिन लोगों को ये बादशाह एंड बड़े बादशाह वाली चीज़ समझ नहीं आई होगी तो कोई बात नहीं, आप मेरी वीडियो देख लीजिएगा जो टॉपिक पे है मेमोरी टेक्निक्स टू लर्न
TDS सेक्शन, रेट और केस लॉस, जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में और वीडियो के एंड में प्लस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। ऑलराइट, आपको ये सेक्शन समझ में आ गया। एक बार रिपीट करते हैं। रूल नंबर 31A, 31A, इसमें 2 पॉइंट आते हैं। पहला है कि लॉटरीज ऑर्गेनाइज बाय स्टेट गवर्नमेंट, तो ऑर्गेनाइज किए स्टेट गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ऑलरेडी टैक्स अपना पहले ही काट लेगी, तो वैल्यू हमारी हो जाएगी इंक्लूसिव ऑफ GST, और हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, 100 डिवाइडेड बाय 128, हाईएस्ट रेट लॉटरी के लिए। सेकंड होता है अगर स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं ऑर्गेनाइज किया, अदर देन स्टेट गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया, तो इन दैट केस में हमारी वैल्यू हो जाएगी 100% ऑफ फेस वैल्यू और द अमाउंट पेड। हम ये रेट में डिफरेंस कैसे याद रख सकते हैं, हाँ, अगर अदर दिन स्टेट गवर्नमेंट है तो किसको बेचेंगे, बादशाह वगैरह मतलब एट रेट, मतलब कोई इंक्लूसिव नहीं होगा। और स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट हमेशा अपना टैक्स काट के चलती है, तो वो अपना हमारा आ जाएगा उसमें हाईएस्ट रेट इंक्लूसिव मान लेंगे। Rule number 33, which deal with expenditure incurred by a supplier as a pure agent of recipient shall exclude। वो खर्चा जो प्योर एजेंट ने रेसिपिएंट के बिहाफ पे पे किया है, उस खर्चे को हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में से एक्सक्लूड कर देंगे, प्रोवाइडेड हमारी 3 मेन कंडीशन है वो पूरी होनी चाहिए। कंडीशन 3 है, हम कैसे याद करेंगे, 3 कंडीशन, 3 हमारा हो जाएगा रूल नंबर। और हमारी कंडीशन 3 है और उसकी याद करने की 2 मेमोरी टेक्निक है। पहली है SAI, 3 मेन कंडीशन, 3 मेन लेटर्स SAI, और इनकी फुल फॉर्म है साई कहते हैं जब इंसान प्योर होता है तो वो सबके साथ अच्छे से एक्ट करता है, और जैसे कि वो भगवान का एजेंट हो और वो हमेशा अपनी मेहनत का मांगता है, मतलब इनवॉइस करेक्ट अमाउंट का इशू करता है और कभी भी किसी और के सामान को अपना नहीं कहता। मेमोरी टेक्निक क्या है, साई कहते हैं जब इंसान प्योर होता है तो वो सबके साथ अच्छे से एक्ट करता है, और जैसे कि वो भगवान का प्योर एजेंट हो और वो हमेशा अपनी मेहनत का ही मांगता है और कभी किसी के सामान को अपना नहीं बताता। ऑलराइट, तो अब इस मेन कंटेंट में हमारा क्या लिखा है, एज फॉर सप्लायर, supplies procured by the pure agent, supplies procured by the pure agent from third party as a pure agent of the recipient of supplier in addition to the services he supply on his own account। मतलब कभी किसी के सामान को अपना नहीं कहता, जो उसने सप्लाईज प्रोक्योर की हैं थर्ड पार्टी के बिहाफ पे एज अ प्योर एजेंट, उन सप्लाईज को अपना नहीं कहता, तो वो हमारी एक पहली कंडीशन हो जाएगी, सप्लाई एज फॉर सप्लाईज प्रोक्योर्ड बाय प्योर एजेंट। सेकेंड आती है ए फॉर एक्ट, सप्लायर एक्ट एज अ प्योर एजेंट, ही इज अ प्योर एजेंट, ही ऑल्सो नीड टू एक्ट एज अ प्योर एजेंट वाइल ही मेकिंग पेमेंट टू द थर्ड पार्टी, जब वो थर्ड पार्टी को पे कर रहा होगा ऑन बिहाफ ऑफ द रेसिपिएंट आफ्टर ऑथराइजिंग बाय सच रेसिपिएंट, तो वो एज अ शो करेगा कि वो प्योर एजेंट है और वो उनके बिहाफ पे कर रहा है, मतलब सबके साथ अच्छे से एक्ट करता है। एक्ट एज अ प्योर एजेंट, सप्लायर एक्ट एज अ प्योर एजेंट, ए फुल फॉर्म इज एक्ट। ऑलराइट, now SAI, stand for invoice, I stand for invoice, that means payment made by pure agent on behalf of recipient has been separately indicated in the invoice। मतलब जो पेमेंट प्योर एजेंट ने पे किया है ऑन बिहाफ ऑफ रेसिपिएंट, उस अमाउंट को वो इनवॉइस में सेपरेटली इंडिकेट करेगा एज इशूड बाय द प्योर एजेंट। जो इनवॉइस प्योर एजेंट इशू करेगा उसमें अलग से इंडिकेट करेगा कि जो उसने पेमेंट की है ऑन बिहाफ ऑफ रेसिपिएंट, दैट मीन्स हमेशा अपना हक ही मांगेगा, दूसरों का जो दूसरों के लिए उसने पे किया उसमें कुछ भी अपना पैसा ऐड करके नहीं मांगेगा, जो उसने सर्विसेज दी है सिर्फ उसी का ही हक मांगेगा। ऑलराइट, तो हमारी मेमोरी टेक्निक क्या आती है, साई कहते हैं जो इंसान प्योर होते हैं वो हमेशा सबके साथ अच्छे से एक्ट करते हैं जैसे कि वो भगवान के प्योर एजेंट हो, और वो कभी भी हमेशा अपने हक का मांगते हैं और किसी और के सामान को अपना नहीं कहते। ऑलराइट, बहुत इजी है, और जब भी आप इस रूल पे कोई क्वेश्चन आता है, आप इस रूल को डिस्क्राइब कर रहे हो, तो आप ये 3 पॉइंट अच्छे से ज़रूर डिस्क्राइब करना, और इसको याद करने की मेमोरी टेक्निक मैंने आपको बता दी है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है रूल नंबर 32, इस पे MCQ बनते हैं।
ये रूल बताता है, इसमें काफ़ी सारे हमारे सब रूल हैं। पहला सब रूल कहता है कि अगर सप्लायर चाहे तो वो इन रूल की बेसिस पे इन रूल्स को फॉलो करके अपनी वैल्यू कैलकुलेट कर सकता है। दिस इज टोटली एन ऑप्शनल रूल। ऑलराइट, इसमें सबसे पहले मेन रूल आता है हमारा फॉरेक्स से रिलेटेड। फॉरेक्स इज इक्वल्स टू फॉरेन एक्सचेंज, परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। रूल नंबर हमारा 32 है। रूल नंबर 32, हाउ वी रिमेंबर, फॉर एक्स फॉरेन एक्सचेंज को हम फॉरेक्स लिखते हैं, 4 is 3 and x is 2, सो रूल नंबर इज 32। इसमें हम पे दो ऑप्शन है, मतलब जो सप्लाई कर रहा है सप्लाई पे दो ऑप्शन है कि वो दो ऑप्शन से अपनी वैल्यू कैलकुलेट कर सकता है, प्रोवाइडेड वन, अगर वो फर्स्ट ऑप्शन का ऑप्ट करता है एक फाइनेंशियल ईयर में, कभी भी अगर फर्स्ट ऑप्शन ऑप्ट करता है तो उसको उस पूरे फाइनेंशियल ईयर में यही ऑप्शन ऑप्ट करना पड़ेगा। बट अगर वो ऑप्शन 2 करता है तो वो इसको कभी भी चेंज कर सकता है, पर वो ये कंडीशन आ जाएगी अगर उसने ऑप्शन 2 ऑप्ट कर लिया तो वो ऑप्शन 1 में आ जाएगा और ऑप्शन 1 आने के बाद वो ऑप्शन 2 में नहीं जा सकता। ठीक है, तो अब क्या है, ऑप्शन 1 में क्या डिफरेंस है, ऑप्शन 2 में क्या डिफरेंस है वो हम देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या कहता है, इसमें अगर हमारी जो एक्सचेंज करेंसी एक्सचेंज कर रहे हैं हम वो इंडियन रुपीस में है या नहीं है, अगर है तो हम कैसे करेंगे और नहीं है तो कैसे करेंगे। अगर है तो उसमें फर्दर हमारी दो बातें और आती हैं कि आरबीआई रेफरेंस रेट हमें अवेलेबल है उस दिन का या नहीं है। अगर आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल होगा तो सिंपली हम क्या करेंगे, जितना भी हमारा बाइंग या फिर सेलिंग रेट है उसमें से आरबीआई का रेफरेंस रेट माइनस कर देंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम टोटल नंबर ऑफ यूनिट से। ऑलराइट, टोटल नंबर ऑफ यूनिट से अपना मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। बट अगर हम पे आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है तो हमें डायरेक्टली कुछ नहीं करना, 1% करना है जो भी हमारा ग्रॉस अमाउंट होगा, चाहे हम बाय कर रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं, उन दोनों केसेस में जो भी हमारा ग्रॉस अमाउंट होएगा उसका 1% कर देना है। सिंपली रेट आ जाएगा 1%, 3 - 2 = 1%। ठीक है, बट अगर हमारी करेंसी ही इंडियन करेंसी में नहीं है तो उस केस में हम अपनी वैल्यू कैसे निकालेंगे, उस केस में हम अपनी वैल्यू निकालेंगे 1% ऑफ लेसर ऑफ जो भी हमारा इसमें से छोटा होगा, लेसर ऑफ 2 of the amount, lesser of 2 of amount converting any of the 2 करेंसी। मतलब मान लो हम डॉलर को पाउंड में कन्वर्ट करा रहे हैं तो जो डॉलर को कन्वर्ट करा रहे हैं, डॉलर जिस दिन कन्वर्ट कराया उस दिन अगर डॉलर को हम रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो जो वैल्यू आती है, और जो हम पाउंड में कन्वर्ट कराया, पाउंड को हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो जो वैल्यू आती है उनमें से जो भी हमारा छोटा होगा उसका हम सीधा 1% कर देंगे। 1% ऑफ लोअर ऑफ 2 ऑफ अमाउंट कन्वर्टिंग एनी ऑफ द 2 करेंसी इनटू इंडियन रुपीस यूजिंग आरबीआई रेफरेंस रेट। ऑलराइट, यूजिंग आरबीआई रेफरेंस रेट, ये मैंने आपको बता दिया था। नोट कि अगर आप एक बार ये वाला ऑप्शन ऑप्ट कर लेते हो एक फाइनेंशियल ईयर में तो आप इसको विड्रॉ नहीं कर सकते, आपको पूरे फाइनेंशियल ईयर में फिर आपको यही ऑप्शन ऑप्ट करके रखना पड़ेगा। ठीक है, अब अगला ऑप्शन आता है हमारा जिसमें कि स्लैब रेट है। आप स्लैब रेट पे अपनी वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आपने जो करेंसी एक्सचेंज कराई है वो उसकी वैल्यू 1 लाख रुपीज़ तक है, उसकी वैल्यू कितनी है, 1 लाख रुपीज़ है, तो हम उसमें क्या करेंगे, सिंपली 1% कर देंगे जो भी ग्रॉस अमाउंट होगा। बट हमारा मिनिमम वैल्यू हमारी सप्लाई की 250 रुपीज़ होनी चाहिए, अगर नहीं होती तो हम मिनिमम 250 रख लेंगे। ठीक है, अगर हमारी वैल्यू जो अमाउंट है वो 1 लाख से ऊपर है पर 10 लाख से कम है, लिमिट आपको याद रखनी पड़ेगी 1 लाख और 10 लाख। 10 लाख से कम है, 1 लाख से ऊपर है तो हमारा स्लैब रेट होएगा 1 लाख पे 1% 1000 प्लस जो है हम इसका हाफ कर देंगे, मतलब 50%, 0.5% ऑफ ग्रॉस अमाउंट, 0.5% ऑफ ग्रॉस अमाउंट, तो हमारी आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, अगर हमारी वैल्यू आती है 10 लाख से ऊपर तो वही स्लैब रेट कैलकुलेट करेंगे 5500 10 लाख तक, और उसके बाद 0.1% मतलब इसके आगे एक पॉइंट लगाना है और सीधा हमें ऑफ ग्रॉस अमाउंट कर देना है, जिसमें कि मैक्सिमम वैल्यू हमारी याद रखनी पड़ेगी आपको, ये लिमिट 60,000। ये आप कैसे याद रखोगे, 3 × 2 6 मतलब 60,000 आपकी मैक्सिमम। मोस्टली हम क्या गलती कर देते हैं कि हम सोच लेते हैं कि 60,000 से ऊपर ही वैल्यू होनी चाहिए, हम इसको मिनिमम मान लेते हैं और इसको मैक्सिमम मान लेते हैं, बट ऐसा नहीं, ये मिनिमम है ये मैक्सिमम। मतलब आप कैसे याद कर सकते हो कि आप ना इधर जा सकते हो ना आप इधर जा सकते हो, आपको हमेशा इस बॉक्स के अंदर ही रहना पड़ेगा, स्लैब रेट के अंदर ही रहना पड़ेगा, और मिनिमम इज 250 एंड मैक्सिमम इज
60,000। आप ना इधर जा सकते हो ना आप इधर जा सकते हो, ठीक है। ये हमारा रूल आता है, सब रूल 2 आता है ऑफ रूल नंबर 32। एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। अगर हम फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज कर रहे हैं, परचेज और सेल कर रहे हैं, 2 ऑप्शन है। ऑप्शन 1 में अगर आपकी करेंसी इंडियन रुपीस में है या नहीं है, अगर है तो आपको फर्दर देखना है कि आपको वहाँ उसका आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल है या नहीं है। अवेलेबल है तो आप डिफरेंस निकाल के मल्टीप्लाई बाय यूनिट कर देंगे, और अगर नहीं अवेलेबल है तो डायरेक्टली 1% कर देंगे। और अगर करेंसी इंडियन रुपीज में नहीं है तो आपको 1% करना होगा लेसर ऑफ फर्स्ट। अगर जो भी आप करेंसी एक्सचेंज कर रहे हो उसको आप कन्वर्ट करते हो इंडियन रुपीस में यूजिंग आरबीआई रेफरेंस रेट से, तो उसका सीधा 1% निकाल देंगे। सेकेंड ऑप्शन में क्या आता है कि स्लैब रेट्स आते हैं, लिमिट से 1 लाख अप टू 1 लाख, 1 लाख अबव 1 लाख, अप टू 10 लाख एंड मोर देन 10 लाख। फर्स्ट, अगर आपकी अमाउंट 10 लाख तक है तो आपको 1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट मिनिमम 250, और अगर 1 लाख से ऊपर है बट 10 लाख से कम है तो आपका स्लैब रेट में 1% 1 लाख पे दैट इज 1000 प्लस 0.5% ऑफ द रेस्ट ऑफ द अमाउंट। एंड अगर आपकी अमाउंट आती है 10 लाख से ऊपर तो 5500 प्लस 0.1%, मैक्सिमम कितना हो सकता है 60,000। आप मिनिमम मैक्सिमम में कंफ्यूज मत होइएगा। आप ये चार्ट बनाइएगा, आप देखिएगा कि आपको इस बॉक्स में रहना, अपना इधर जा सकते हो ना आप उधर जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये वाला रूल कंप्लीट हो जाता है। अगला हमारा इसमें सब रूल आता है एयर ट्रैवल एजेंट के लिए। जो एयर ट्रैवल एजेंट फ्लाइट्स वगैरह बुकिंग करते हैं वो या तो एक डोमेस्टिक फ्लाइट होती है, एक इंटरनेशनल फ्लाइट होती है। तो उस केसेस में आप वैल्यू कैसे निकालोगे? अगर डोमेस्टिक फ्लाइट बुक की है तो सीधा आप 5% निकाल दोगे, और इंटरनेशनल फ्लाइट है तो 10% आप वैल्यू कर दोगे, ठीक है। इसमें नेक्स्ट सब रूल आता है हमारा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बिजनेस से रिलेटेड। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में हमें बेसिकली क्या निकालना होता है? रिस्क कवर हमारा कितना है। अगर रिस्क कवर हमारा 100% है, हमें पता है, तो हमें डायरेक्टली हमारी वही वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी। बट इन केस हमारे रिस्क के साथ कुछ इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी होती है, तो हमें देखना होता है फर्दर कि इन्वेस्टमेंट वैल्यू हमें पता है या नहीं। अगर पता है तो सिंपली आप टोटल में से इन्वेस्टमेंट माइनस कर दोगे तो आपको रिस्क मिल जाएगा। और अगर आपको रिस्क अमाउंट नहीं पता, इन्वेस्टमेंट अमाउंट नहीं पता है, तो आप फर्दर देखते हो कि जो आपकी पेमेंट है वो सिंगल प्रीमियम में है या नहीं है। अगर सिंगल प्रीमियम में होती है तो सिंपली आपको सीधा 10% करना है, और अगर सिंगल प्रीमियम में नहीं है तो फर्स्ट ईयर 25% एंड सब्सिक्वेंट ईयर में हाफ कर दोगे आप 12.5%। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट सब रूल आता है हमारा उसका कि सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। अगर हम परचेज या फिर सेल करते हैं अपना कोई सेकेंड हैंड गुड्स, तो उस केस में हम अपनी वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे? सिंपल है, हमें जैसे हम प्रॉफिट निकालते हैं वैसे निकालना है। सेलिंग रेट में से हम अपना परचेज प्राइस माइनस कर देंगे, और अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो हम उसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा इसका सब रूल है जिसमें क्या कहते हैं कि अगर हम गुड्स कुछ चीज़ें हाई, जैसे हायर परचेज में हम गुड परचेज कर लेते हैं और बाद में अगर ईएमआई नहीं पे कर पाते तो गुड्स रिपोजेस्ड हो जाता है। तो वो जो गुड्स रिपोजेस्ड हुआ है वो किस वैल्यू पर रिपोजेस्ड हुआ है? सिंपली जो हम अपना अकाउंटिंग में भी करते हैं, हम उसमें डिप्रिसिएशन लगा लेते हैं। इसमें डिप्रिसिएशन रेट आता है 5% फॉर एवरी क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ, 5% फॉर एवरी क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ। क्वार्टरली चलेगा, क्वार्टरली डिस्काउंट लगाएंगे 5% के हिसाब से, मतलब 20% आ जाएगा हमारा पर एनम का रेट, ठीक है। और परचेज प्राइस में से माइनस कर देंगे, वो हो जाएगी हमारी वैल्यू ऑफ गुड्स रिपोजेस्ड। इसमें नेक्स्ट सब रूल आता है हमारा वाउचर और कूपन वाला, जिसमें कि हमारी पहली बात आती है कि वाउचर और कूपन जो दिया है वो रिडीम होगा अगेंस्ट सप्लाई सर्विसेज के अगेंस्ट होगा, गुड्स के अगेंस्ट होगा, या दोनों के अगेंस्ट होगा। उस केसेस में हम जो वाउचर और कूपन दिया है उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? कैसे निकालनी है? जिस वैल्यू पे जो मनी वैल्यू होगी जो हम रिडीम करेंगे गुड्स या फिर सर्विसेज, उनकी जो मनी वैल्यू होगी वही हमारी वाउचर की वैल्यू हो जाएगी। मनी वैल्यू ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ रिडीमेबल अगेंस्ट सच टोकन वाउचर और कूपन। अगला केस आता है हमारा नोटिफाइड सर्विस प्रोवाइडर। जैसे कि हमने पढ़ा था रूल नंबर 28 में पढ़ा था कि अगर जो हम रिलेटेड पर्सन को सप्लाई कर रहे हैं वो रिलेटेड पर्सन फुल आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल है, तो उस केसेस में वो जो वैल्यू डिक्लेयर करेगा वो हम ओपन मार्केट वैल्यू ले सकते हैं। तो इसमें बोला गया है कि जो आप वैल्यू डिक्लेयर कर रहे हो वो वैल्यू नील भी डीम कर सकते हैं। आप अगर चाहो तो उस वैल्यू को 0 भी बता सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पे हमारा ये वाला रूल नंबर 32 कंप्लीट हो जाता है। फटाफट से एक बार देख लेते हैं। इसमें पहला आता है एट द ऑप्शन ऑफ सप्लायर, सेकंड आता है फॉरेक्स से रिलेटेड, थर्ड आता है हमारा एयर ट्रैवल एजेंट। एयर ट्रैवल एजेंट में हमारे 2 पॉइंट आते हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, 5% 10%। सेकंड आता है लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, इसमें हम रिस्क कवर निकालते हैं। रिस्क कवर पता है तो 100%। अगर इन्वेस्टमेंट अमाउंट और प्लस रिस्क कवर है तो हम देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारी कितनी है, टोटल अमाउंट में से इन्वेस्टमेंट अमाउंट माइनस कर देंगे तो हमारा रिस्क वैल्यू आ जाएगी। और अगर हमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट नहीं पता है तो हम फर्दर देखेंगे सिंगल प्रीमियम है या नहीं है। अगर है तो 10% और नहीं है तो फर्स्ट ईयर का हमारा 25% और सेकेंड ईयर को 12.5%। अगला आता है हमारा सेल एंड परचेस ऑफ गुड्स, सेकेंड हैंड गुड्स। इसमें वैल्यू हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस, और अगर नेगेटिव आती है तो इग्नोर कर देंगे। अगला आता है गुड्स रिपर्चेज के केस में, उसमें हम डिप्रिसिएशन लगाएंगे 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर। अगला आता है हमारा वाउचर और कूपन जो रिडीम होंगे गुड्स सर्विसेज या फिर दोनों के लिए भी रिडीम हो सकते हैं, और उनकी जो मनी वैल्यू होगी वही हमारी वाउचर की वैल्यू हो जाएगी। अगला आता है कि नोटिफाइड सर्विसेज के केसेस में जिसमें कि आईटीसी बिल हमें पूरा होता है तो उस केसेस में हम वैल्यू अपनी नील भी डिक्लेयर कर सकते हैं। Our next rule number is rule number 34 which is related to rate of exchange। जहाँ पे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व होगी उस केसेस में हम रेट ऑफ एक्सचेंज क्या लेंगे। अगर गुड्स से रिलेटेड है तो हम सीधा हम जाएंगे कस्टम एक्ट्स की तरफ, क्योंकि गुड्स इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन रिलेशन टू गुड्स डील करता है हमारा कस्टम एक्ट। तो हम सेक्शन 14 ऑफ कस्टम एक्ट 1962 में देखेंगे कि जो रूल्स प्रोवाइड होंगे उस हिसाब से हम अपना रेट ऑफ एक्सचेंज लेंगे। अगर सर्विसेज की केस आती है तो हम उस केसेस में जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बेसिस पे अपने रेट ऑफ एक्सचेंज देखेंगे, जैसे दैट इज इन एएस के हिसाब से हम अपना रेट ऑफ एक्सचेंज निकाल लेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल रूल है। रूल नंबर 34। लास्ट रूल नंबर बचता है हमारा रूल नंबर 35। अगर कोई सर्विसेज हमारी इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है तो इस केसेस में हम अपनी टैक्स अमाउंट कैसे निकालेंगे। टैक्स वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ टैक्स मल्टीप्लाइड बाय टैक्स रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस टैक्स रेट। मैथमेटिकल फॉर्मूला है, बहुत सिंपल है। रूल नंबर 35 जहाँ पे हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूसिव ऑफ टैक्स होगी तो उस केसेस में अपने टैक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ऑलराइट, यहाँ पे हमारे सारे रूल कंप्लीट हो जाते हैं एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी, और आपको अगर कोई क्वेरी हो या फिर कोई आपका सजेशन हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, और या फिर अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे वो भी बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी ऑन कंपोजिशन स्कीम, जिसमें एक हमारा एक्चुअली एडिशन है, अमेंडमेंट नहीं है, उसमें एडिशन है एक हमारा, उसको मैं इंक्लूड करके वो वीडियो आपको जल्दी ही प्रोवाइड करूंगी। और उसमें बहुत सारी ट्रिक्स हैं जो कि हमें नहीं याद रहते हैं, उसके कुछ पॉइंट्स, मेन की पॉइंट्स, उसके लिए मैंने ट्रिक्स रेडी की हैं। आई होप आपको पसंद आएंगी। और आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, कीप स्टडीइंग, गुड बाय।